नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज हम एक और महत्वपूर्ण विचार पर, जो कार्ल मार्क्स के विभिन्न विचारों अवधारणाओं का अध्ययन हम कर रहे थे, तो मार्क्स का राज्य और शासन पर उनकी क्या विचारधारा है, उनके किस प्रकार के विचार हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। और जो राज्य के बारे में विभिन्न थ्योरीज हैं, उनमें मार्क्स का अपना एक अलग दृष्टिकोण है। तो राज्य का जो वर्गीय सिद्धांत है, उसमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। क्लास थ्योरी ऑफ स्टेट, मार्क्सिस्ट व्यू। तो राज्य का जो वर्ग सिद्धांत है, वो मार्क्सवाद के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार राज्य न तो प्राकृतिक संस्था है और ना ही नैतिक संस्था है, जैसा कि आंगिक सिद्धांत मानता है, वैसा मार्क्स नहीं मानता। मार्क्स या मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है, वो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट से अलग है और ये मानते हैं कि ये राज्य एक कृत्रिम उपकरण है। लेकिन जो यंत्रीय सिद्धांत है राज्य का, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट, तो राज्य का जो यंत्रीय सिद्धांत है, उसकी मान्यताओं के विपरीत राज्य का वर्ग सिद्धांत राज्य को न तो जनसाधारण की इच्छा की अभिव्यक्ति मानता है, न परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य का साधन वो मानता है, बल्कि उसके अनुसार तो राज्य का उस समय अस्तित्व में आता है जब निजी संपत्ति के आधार पर समाज परस्पर दो विरोधी वर्गों में, अर्थात धनवान और निर्धन वर्ग, प्रभुत्वशाली या पराधीन वर्ग, हैव्स हैव नॉट में बढ़ जाता है। जो वर्ग उत्पादन के प्रमुख साधनों का स्वामी है और वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राजनीतिक शक्ति का ताना बाना भी अपने फेवर में, अपने अनुकूल बना लेता है, और वही राज्य के रूप में हमारे सामने आता है। तो ऐसा ये वर्गीय सिद्धांत मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मानता है। और ये हमने जो मानव विकास की अवस्थाएं पढ़ी थी, तो उसमें देखा था कि जो आरंभिक अवस्था है, उसके बाद यानी आदिम साम्यवादी व्यवस्था के बाद जो दास अवस्था आती है, तो उसमें निजी संपत्ति का उद्भव होता है और हैव्स हैव नॉट की स्थिति या क्लासिफिकेशन शुरू होता है, यानी धनवान और निर्धन वर्ग का अस्तित्व आ जाता है, स्वामी और दास जिसको कहा जाता है, दास अवस्था में। तो इस वर्गीय सिद्धांत के बारे में, या ये कहें कि मार्क्स के स्टेट और शासन के बारे में क्या विचार हैं, तो उन विचारों को हम आज पढ़ेंगे। तो राज्य की उत्पत्ति का जो कारण है, जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया कि वो राज्य को न तो प्राकृतिक संस्था मानते हैं, न नैतिक संस्था मानते हैं। जैसा कि प्लेटो, अरस्तू और दूसरे जो विचारक हैं, वो राज्य को स्वाभाविक नैतिक संस्था मानते हैं, लेकिन मार्क्स जो है वो उसको एक ऐसी वर्गीय संस्था मानता है। आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के जो सदस्य थे, उनके बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था, इसलिए संपूर्ण समाज मिलकर अपने मामलों का प्रबंध स्वयं कर लेता था और राज्य का अस्तित्व नहीं था। लेकिन जैसा कि हमने पहले स्पष्ट किया आपको, दास प्रथा या दास प्रणाली जब आती है, तो उस युग में स्थिति बदल जाती है और
उस युग में स्वामियों के हाथ में भूमि, संपत्ति, उत्पादन के समस्त साधन नियंत्रण में थे और वे दासों का शोषण करते थे। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्होंने शक्ति का आश्रय लिया और उनके पास सेना, पुलिस, न्यायालय, कारागार इत्यादि जो व्यवस्थाएं इसके लिए उन्होंने की। इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शोषक वर्ग के समर्थक थे और यहीं से राज्य नाम की जो संस्था है उसका सूत्रपात होता है। इस प्रकार राज्य का निर्माण एक वर्ग का दूसरे वर्गों पर आधिपत्य और नियंत्रण रखने के लिए किया गया है। तो इस तरह से मार्क्सवादी दृष्टिकोण राज्य को एक वर्गीय संस्था मानते हैं। दूसरा जो इसमें एक महत्वपूर्ण विचार है इस मार्क्सवादी दृष्टिकोण का, वो है कि राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण है। स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेंट क्लास। राज्य का जो ये वर्गीय सिद्धांत है उसके अनुसार राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति के हाथों की कठपुतली होती है। आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्ग अर्थात जो धनवान वर्ग है वो धनवान वर्ग ही राजनीतिक दृष्टि से प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, डोमिनेंट क्लास होता है, और निर्धन वर्ग पराधीन वर्ग होता है, डिपेंडेंट क्लास होता है। इस तरह राज्य समाज की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि वह समाज पर ऊपर से थोपी हुई एक चीज़ है। राज्य पूरे समाज के हित साधन का स्रोत नहीं है, वह धनवान वर्ग के हित साधन का उपकरण है और उसी वर्ग के हितों को बढ़ावा देने के लिए वो निर्धन वर्ग का भरपूर शोषण करता है। ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। एक और महत्वपूर्ण विचार है इनका इस संदर्भ में, वह है कि राज्य और शासन जो हैं वो शोषण के यंत्र हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य पराधीन वर्ग के शोषण का एक साधन है। राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग के हाथ की कठपुतली होती है और इस वर्ग के हितों को बढ़ावा देने के लिए ये पराधीन वर्ग का शोषण निश्चित रूप से करता है। अतः राज्य की नींव नैतिकता या न्याय पर नहीं रखी जाती बल्कि सामाजिक अन्याय पर रखी जाती है और राज्य परस्पर विरोधी वर्गों के संघर्ष का समाधान नहीं कर सकता बल्कि वह प्रभुत्वशाली वर्ग के हित में इस संघर्ष को दबा देता है। शासितों की सहमति की भ्रांति पैदा करने के लिए तथा अपने अस्तित्व को नैतिक दृष्टि से उचित ठहराने के लिए राज्य विचारधारात्मक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य के जो वर्गीय सिद्धांत का जो प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र 1848। उसमें उन्होंने लिखा है इस संदर्भ में कि सही कहा जाए तो राजनीतिक शक्ति एक वर्ग का उत्पीड़न करने के लिए दूसरे वर्ग की संगठित शक्ति मात्र है। लेनिन ने भी इस संदर्भ में लिखा है कि राज्य के इस वर्गीय चरित्र के बारे में उन्होंने लिखा है कि राज्य शासक वर्ग के हित में शासित वर्ग का दमन और उत्पीड़न करता है और अपने निस्वार्थ के कारण शासक वर्ग राज्य की शक्ति को कायम रखने की कोशिश करता है। तो ये एक दृष्टिकोण मार्क्सवादी दृष्टिकोण है कि वो राज्य और शासन को जो ये कामगार वर्ग है या जो निर्धन वर्ग है इसके शोषण का उसको यंत्र मानते हैं। एक है इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण विचार है अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। मार्क्स राज्य को अनावश्यक कहकर उसके विलीनीकरण में विश्वास व्यक्त करता है, लेकिन इसके साथ ही वो मानता है कि साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में ही राज्य का अंत संभव नहीं है और ना ही वांछनीय है। क्यों वांछनीय नहीं है? क्योंकि पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा
पूंजीपतियों के प्रतिरोध को कुचलने और जो पूंजीवाद के जो अवशेष हैं उनको समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा है कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की अधिनायकवादी सरकार द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति के उन्मूलन, पैतृक अधिकारों की समाप्ति, यातायात और दूसरे जो साधन हैं उनका राष्ट्रीयकरण, बच्चों की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण और पूंजीपतियों की जमा पूंजी को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। और लास्ट में एक महत्वपूर्ण बात इनकी है कि राज्यहीन वर्गहीन राज्य की स्थापना का आदर्श ये लेकर चलते हैं, जो हमने पिछले कई सिद्धांतों में इस संदर्भ में स्पष्ट किया है कि साम्यवादी राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष के कारण मानते हैं और उसके अनुसार राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है। उनका विचार है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और इस तरह से एक राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी जो शोषण मुक्त समाज होगा और यही वास्तविक साम्यवादी समाज का आरंभ होगा। मार्क्स ने कहा है स्वयं अपने शब्दों में कि पुराने बुर्जुआ समाज और उसके वर्गों और वर्ग विरोधों के स्थान पर हम एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास और सभी के स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्त होगी। तो ये वर्गविहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना का आदर्श लेकर वो चलते हैं। तो राज्य के बारे में उनके ये विभिन्न विचार हैं। धन्यवाद।